राम पथ पर शिव। नमस्कार, IND एनालिसिस में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। राम पथ गमन न्यास को सरकार ने मंजूरी दे दी है और यही कारण है कि अब ये कहा जा रहा है कि इस पथ पर जो सरकार है, CM शिवराज हैं, वो आगे बढ़ चले हैं। अगर बात की जाए राम पथ गमन की तो इसको लेकर लंबे समय से बात होती रही है। सियासत और राजनीति भी इस पर गरमाती रही है और आखिरकार सरकार ने इसके निर्माण के लिए मंजूरी दे दी है। हालांकि कांग्रेस जब 2018 में सत्ता में आई तो उसके घोषणा पत्र में इसको लेकर ऐलान किया गया था, लेकिन 15 महीनों में ही सरकार गिर गई। फिर कहीं ना कहीं ये जो पूरा प्रोजेक्ट है वो अधर में रहा, लेकिन आखिरकार सरकार ने इसे कैबिनेट से हरी झंडी दिखा दी है। और एक दिन पहले ही कांग्रेस ने इस पर सवाल खड़े किए थे, लेकिन उसके तत्काल बाद जिस तरह से इसे कैबिनेट में मंजूरी मिली, श्री रामचंद्र पथ गमन न्यास के अध्यक्ष मुख्यमंत्री स्वयं होंगे, जो इसकी बड़ी बातें हैं। न्यास में 33 सदस्य होंगे, इसमें 28 पदेन न्यासी सदस्य होंगे। अशासकीय न्यासियों का अधिकतम कार्यकाल 3 वर्ष का होगा। न्यास श्री राम वन गमन पथ से गुजरी जगहों का सांस्कृतिक आध्यात्मिक विकास होगा। केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश में राम वन गमन पथ से जुड़े 23 ऐसे स्थल को चिन्हित किया है। न्यास में और 5 अशासकीय न्यासी सदस्य नामांकित किए जाएंगे, शोध और अध्ययन कार्य से जुड़ेंगे। न्यास के संचालन के लिए समय समय पर विशेषज्ञ समितियों का गठन भी किया जाएगा। न्यास की संस्थागत व्यवस्था के लिए संस्कृति विभाग सक्षम होगा। न्यास के सुचारू संचालन के लिए परियोजना प्रबंधन इकाई गठित की जाएगी। न्यास के लिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी सहित 32 नए पद के सृजन की स्वीकृति दी गई है। मध्य प्रदेश में राम वन गमन सतना, पन्ना, कटनी, जबलपुर, नर्मदापुरम, उमरिया, शहडोल और अनूपपुर जिले के स्थलों को चिन्हित किया गया है। श्री रामचंद्र पथ गमन न्यास के अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे। जिस तरह से मैंने पहले भी आपको बताया, तो लंबे समय से इसकी मांग थी। राजनीति और सियासत का भी ये केंद्र रहा, लेकिन आखिरकार इसे मंजूरी मिली और अब इसको लेकर जो रास्ता है, जो पथ है निर्माण का, इसके विकास का, वो आगे बढ़ेगा। लेकिन जिस तरह से चुनावी वर्ष है तो कहीं ना कहीं इसको इससे भी जोड़ा जा रहा है और यही कारण है कि बीजेपी कांग्रेस इस मामले में पहले भी आमने सामने थे और अब भी आमने सामने हैं। लेकिन क्या इसके जरिए बीजेपी इसमें राजनीतिक लाभ लेना चाहती है या फिर उसको इसका लाभ मिलेगा? दूसरी तरफ कांग्रेस क्या इसके लाभ से, जिस तरह से लगातार कांग्रेस बात कर रही थी, कांग्रेस इसका लाभ नहीं ले पाई और पहले ही सरकार ने, बीजेपी सरकार ने इस पर फैसला ले लिया, निर्णय ले लिया। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे, इसके कुछ पहलुओं को जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ेंगे। पहले हम कुछ वर्जन इसको लेकर आपको सुनवाते हैं। श्री रामचंद्र पथ गमन न्यास की स्थापना एवं गठन की स्वीकृति कैबिनेट के द्वारा प्रदान की गई है। कमलनाथ जी ने जब मुख्यमंत्री थे, हमारी सरकार थी 3 वर्ष पहले, कमलनाथ जी ने उसके लिए मंत्रिमंडल की बैठक में तय किया था। उसके लिए बजट कितना खर्च आएगा राम पथ गमन के लिए, उस बजट का प्रावधान करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए थे। अभी तक 18 साल से
क्यों राम पथ गमन की याद क्यों नहीं आई? पहले घोषणा, कई वर्ष पहले उन्होंने घोषणा की थी, आज याद आ रही है? और उनको जब पता है कि हमारी नाव डूब रही है तो करना तो उनको है नहीं, घोषणा करने से क्या फायदा? तो इसको लेकर राजनीति भी है, सियासत भी है, और दूसरी तरफ जिस तरह से इसको मंजूरी दी गई है, आज इसी मसले पर बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। चर्चा शुरू करें उससे पहले जो मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनका परिचय हम आपको करा देते हैं, फिर चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। तो तीनों मेहमान इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका पहले परिचय कराते हैं, फिर इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ में हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता, पूर्व विधायक शंकरलाल तिवारी साहब। शंकरलाल जी, आपका स्वागत है। हमारे साथ में है कांग्रेस के युवा नेता, प्रवक्ता रोहित नायक जी। डॉक्टर रोहित नायक, आपका स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार संदीप पौराणिक जी फोन लाइन से हमसे जुड़ रहे हैं। संदीप जी, आपका भी स्वागत करता हूं। शंकरलाल तिवारी साहब, सबसे पहले मैं आपके पास में आता हूं। अब ये तय हो गया है कि राम जी करेंगे बेड़ा पार। शंकरलाल तिवारी साहब जी जी, बस इतना ही है सवाल। हाँ, आप आगे बढ़िए। नहीं, मैंने चूंकि मुझे मालूम नहीं आज का पूरा पृष्ठभूमि, मैं ये कह रहा हूं शंकरलाल तिवारी साहब, जिस तरह से मेरे एक लाइन का उत्तर ले लीजिए। जिस तरह से रामचंद्र पथ गमन न्यास को मंजूरी दे दी गई है, लंबे समय से इस पर चर्चा होती रही, बातचीत होती रही, सियासत और राजनीति भी गर्माती रही। 2018 में कांग्रेस ने भी अपने घोषणा पत्र में इसे शामिल किया था, और अब जिस तरह से एक दिन पहले शिवराज कैबिनेट ने इसे मंजूरी दी है, मेरा सवाल छोटा सा है, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि राम जी करेंगे बेड़ा पार? देखिए, ये तो सदियों से है, युगों से है, युगों युगों से यही हमारी बनी हुई परिपाटी है। तो राम जी तो बेड़ा पार करते ही है सबका। अंतिम सत्य तो राम जी है और राम जी बेड़ा पार करेंगे। पर इस शब्द से जो आपने विषय लिया है राम पथ गमन का, और जो आपका कहना है कि वो आयोग का गठन हो गया, ये गठन होने का कैबिनेट की मंजूरी मिल गई, कल मिल गई, तो मैं आपसे एक बात ये कहना चाहता हूँ कि आपने ये भी कहा कि कांग्रेस ने भी घोषणा पत्र में, अपने वचन पत्र में जोड़ा था। सच ये है कि राम पथ गमन की कल्पना भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद और तमाम वो साधु महात्माओं की है। शिवराज सिंह जी ने सबसे पहली बार चित्रकूट की धरती में आदरणीय परम पूजनीय नानाजी देशमुख जी की पुण्यतिथि के अवसर पर भरे मंच से हजारों हजार की उपस्थिति में इसकी आज से लंबे समय पहले करी। ये सच है कि उसमें काम जितना तेजी से पूर्व में होना चाहिए था नहीं हुआ, और उसकी भी वजह थी, न पैसा आड़े आ रहा था, न काम करने की इच्छा शक्ति। उसकी वजह थी कि बड़ा मतांतर था, कई किताबें थी, कई पुस्तकें थी, ग्रंथ थे, कोई कहे नहीं इधर से निकले हैं तो कोई कहे पन्ना तरफ से निकले। उसमें थोड़ी सा शोध के कार्यों में समय लगा। इस बीच में चुनाव आया 18 में, कांग्रेस ने उसको अपने घोषणा पत्र में जोड़ा। सो फार सो गुड, वो जाने, कभी तुष्टीकरण, कभी साफ हिंदुत्व। पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने निरंतर रात, अभी हमारे यहाँ काम लगा है सड़क का सतनई में, सुहावल से लेकर के मैयर तक राम पथ गमन की पुलिया बन रही, सड़कें बन रही। अभी मैं उत्तर प्रदेश के चुनाव में था, तो अयोध्या से लेके इलाहाबाद में श्रृंगवेरपुर का स्थान है, 650 करोड़ रुपए की सड़क का भूमि पूजन गडकरी जी ने किया था। और अभी मैं जब माघ में गया था तो सड़क प्राय पूर्णता की ओर है। तो राम पथ गमन का काम चलता रहा है। अब स्थिति यह है भाई साहब, इस समय अगर कोई भी काम सरकार करेगी तो उसको अपन चुनाव से जोड़ेंगे, राजनीतिक तकाजा है, ये समय की परिस्थितियां हैं। और पर राम पथ गमन कोई नया विषय नहीं है, कोई जनता के सामने हम नई चीज नहीं लेके गए। वो जो काम सब चल रहे हैं, मध्य प्रदेश के लेवल में काम शुरू हो गया है, और इस नाते उसका एक आयोग बनाया है, और उस आयोग में कुछ लोग बैठेंगे, वो विचार करेंगे, चर्चा करेंगे। और इस नाते मैं सोचता हूँ हर बात को राजनीति, क्योंकि पहले से चल रहा सारा मामला। अब लाडली लक्ष्मी तो बहुत पहले से बनाई, लाडली बहना अभी बनाई,
मैंने कई प्रवक्ताओं को सुना, मित्रों को अपने कांग्रेस के, उन्होंने कहा ये तो चुनाव के बाद बंद हो जाएगी। क्या इस तरह के सुझाव? अरे हमने लाडली लक्ष्मी चलाई थी, चलिए उसके दूसरा फेज शंकरलाल तिवारी चलाया साहब, हमने, आता हूं चलाया आपके था पास में। कन्यादान योजना, कांग्रेस का आज पक्ष भी भी ले लेता कन्यादान हूं, योजना चल रही है। कांग्रेस का पक्ष भी ले लेता हूं। डॉक्टर रोहित नायक हमारे साथ में है। रोहित जी, आप कहते ही रहे और यहां मंजूरी मिलकर शिवराज जो सरकार है उसने काम भी शुरू कर दिया। नहीं राजेश जी, अगर आपको याद हो, मैं शंकरलाल तिवारी जी को सम्मानपूर्वक भी याद दिलाना चाहूंगा कि 2019-20 में इस पूरी धार्मिक स्थलों के विकास के लिए एक पूरी परियोजना धार्मिक फंड के थ्रू कमलनाथ जी ने प्रेरणा से इसको स्थापित किया था और करीब करीब 23 करोड़ रुपए आवंटित भी हो गए थे। कुल जो रामपथ गमन की जो पृष्ठभूमि थी इस विकास योजना का, जो पूरा कुल बजट था वो 1200 करोड़ रुपए था। और न केवल रामपथ गमन बल्कि धार्मिक स्थलों और धार्मिक आस्थाओं की जो इस तरह के स्थान थे उनके विकास में, चाहे शिप्रा की सफाई हो, सीता मंदिर का विकास हो, महाकाल लोक का विकास हो और अपना ओंकारेश्वर का विकास हो। इसके अलावा जो हमारे पुजारी मानदेय में जो वृद्धि, अभी कुछ दिन पहले आपकी चैनल पे डिबेट के दौरान ब्राह्मणों के विषय में जब शिवराज जी ने निर्णय लिया था, उसमें भी ये बात कही गई थी कि मानदेय को बढ़ाना है। तो आप देखिए, न केवल हमारे हिंदू आस्था के विषय बल्कि जो हमारे सिख बंधु बांधव हैं उनके गुरुद्वारों के लिए भी 100 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। तो इस तरीके से एक बहुत बड़ी एक स्कीम को विकास के रूप में जो है जन्म दिया था कांग्रेस ने। और चूंकि 15 माह में वो सरकार गिर गई, आप देखिए 18 वर्ष में आज तक ये काम नहीं हो पाया। 23 करोड़ रुपए हमने आवंटित किए थे। और एक आश्चर्यजनक फैक्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये टेलीविजन पर आपके माध्यम से दिखाना चाहता हूं कि ये एक जो है खबर छपी थी 19-20 के फंड को लेकर, 23 करोड़ रुपए जो कांग्रेस ने आवंटित किए थे उसके विषय में एक खबर आई थी। और आप अगर देखेंगे तो 20-21 में एक तरफ तो धार्मिक आस्थाओं के ठेकेदार बनती है भाजपा, दूसरी तरफ आप देखिए कुल 1,33,000 रुपए भाजपा ने आवंटित किए थे, जो कमलनाथ जी ने 23 करोड़ रुपए दिए थे सेम स्कीम के लिए, रामपथ गमन के लिए। और ये विधानसभा में जब प्रश्न हमने लगाया था तब उत्तर स्वरूप ये जो है बात निकल के आई थी। वित्तीय वर्ष 20-21 में 1,33,000 रुपए कुल रामपथ गमन के लिए दिया गया था और सरकार ने ये बात मानी थी। मुझे लगता है सुंदरलाल तिवारी जी को कोई पता नहीं है कि उनके पास फंड नहीं था, तो उन्होंने कहा हमारे पास फंड नहीं है, जब आगे आएगा तो फिर इसको चैनलाइज किया जाएगा फंड को। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि 1000 गौशाला से लेकर अन्यत्र धार्मिक स्थलों के विकास के लिए कांग्रेस ने एक रूपरेखा बनाई थी और जो 15 माह में हमने करके दिखाया वो आज तक नहीं कर पाया। बताइए क्या फंड एलोकेट हुआ है? हमने जितना 15 माह में 23 करोड़ रुपए स्कीम के लिए दिया था, 1200 करोड़ की स्कीम हमने स्थापित करी थी, तो इनने तो 1 लाख रुपए कुल अपना बजट बताया था। और आज की तारीख में अगर स्वीकृति मिल भी गई है तो इसके लिए फंड क्या मिला है? सरकार जिस तरीके से उधार की सरकार चल रही है, देखिए नकल के लिए भी अकल लगती है राजेश जी, आप इस बात को समझे। चाहे ब्राह्मणों के उत्थान की बात हो, चाहे रामपथ गमन की बात हो, चलिए नकल में भी अकल लगती, मैं जब आऊंगा शंकरलाल तिवारी साहब के पास में आऊंगा तो इस पर बात करूंगा। ठीक है रोहित जी, मैं आऊंगा, पहले शंकरलाल तिवारी साहब के से इसका जवाब लूंगा इसके, लेकिन उससे पहले वरिष्ठ पत्रकार संदीप पौराणिक जी हमारे साथ में हैं। संदीप जी, हमने देखा कि इस पथ को लेकर, रामपथ गमन जो पथ है उसको लेकर लंबे समय से चर्चा चलती रही और मैंने पहले भी जिक्र किया था कि राजनीति और सियासत भी इसको लेकर, एक दिन पहले ही कांग्रेस इसको लेकर जिस तरह से बात कर रही थी, तत्काल जब कैबिनेट बैठक थी और उसमें इसको मंजूरी दे दी गई। मान लिया जाए कि अब जो लंबे समय से इस पर जो राजनीति सियासत होती रही उसका बेनिफिट्स चुनावी साल में, हालांकि शंकरलाल तिवारी साहब कहते हैं कि कोई भी चीज़ होती है चुनावी साल में उसको चुनाव से जोड़ दिया जाए, इसको भी जोड़ा जाए चुनाव से। राजेश जी, बड़ी अजब बात है, सरकारें 5 साल रहती हैं लेकिन जो 5वां साल होता है वो घोषणाओं का और योजनाओं की, बड़ी योजनाओं का साल होता है। आखिर क्यों? इसका भी राजनीतिक दलों को जवाब देना चाहिए। मेरा अपना मानना है कि जब आप 4 साल सरकार के सत्ता के गुजर जाते हैं आपके, तो आप 5वें साल जनता को, या यूं कहें कि अंतिम साल हो जो चुनाव का, उसमें जनता को लुभाने की कोशिश करते हैं। रामपथ गमन की जो बात है इसमें सबसे बड़ा मुद्दा है विंध्य। आप इसे मत भूलिए राजेश जी। विंध्य वो इलाका है जहां बीजेपी ने पिछली बार बड़ी सफलता हासिल की थी। 30 में से 24 स्थानों पर आप जीते थे। लक्ष्य कहीं ना कहीं, देखिए आस्था तो है ही,
धर्म से जुड़ा हुआ मसला है, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, दोनों ही राजनीतिक दलों की कोशिश यही रहती है। सब अपने अपने तरीके से परिभाषित करते हैं उन चीजों को, एक अलग मसला है। लेकिन ये जो मसला आया है रामपथ गमन वाला, ये स्वाभाविक सी बात है कि करीब चुनाव है, आपको उस इलाके में लोगों के बीच अपनी पैठ को और मजबूत करना है, लोगों को खुश भी करना है। और राम हमारी भावना से और आस्था से जुड़े हुए हैं। जब आप रामपथ गमन की बात करेंगे तो लोगों का ध्यान आपकी तरफ जाएगा, आप उस पर बढ़ेंगे आगे। क्योंकि आपके पास देखिए, बीजेपी की जब हम बात करते हैं तो बीजेपी चाहे राम मंदिर का मसला हो, चाहे आप उज्जैन के कॉरिडोर की बात हो, अब उन्होंने कहा है कि ओरछा में कॉरिडोर बनाएंगे, सलकनपुर में बात हो रही, तमाम चीजें। तो धर्म और आस्था के आधार पर भी आप वोट लेना चाहते हैं। मुझे ये लगता है कि जो ये मसला अभी आया है चुनाव के करीब, इसमें कहीं ना कहीं सियासी लाभ लेने की कोशिश तो होगी ही। क्या ये मुद्दा कहीं ना कहीं 2018 में कांग्रेस भी इसको लेकर आई थी, घोषणा पत्र में भी लाई थी, बीच में जब उनकी सरकार रही 15 महीने तक, जब हमने देखा कि मंत्री थे पीसी शर्मा साहब, उन्होंने भी इसको लेकर कई कवायतें की थी। कल तक भी इस पर चर्चा होती रही कांग्रेस के तरफ से। लेकिन आप बिल्कुल जो जाहिर सी बात आप जो कह रहे हैं कि चुनावी साल में इस तरह की जो चीजें होती है, क्या इसी का इंतजार किया जा रहा था कि जब वो वक्त आ जाए, समय जब कम बचे, तब इसका ऐलान किया जाए, तब इसको मंजूरी दी जाए? देखिए राजेश जी, आप एक चीज मान के चलिए कि एक बड़ा फ्रेज है कि शिकारी आएगा जाल फैलाएगा। ठीक है, राजनीति में राजनीतिक दल अपने अपने तरह से जाल फेंकते हैं, मतदाता उसमें कैसे फंस जाए ये कोशिश होती है। आज आप देखिए कि अंतिम साल है ये चुनाव का, क्या बीजेपी सरकार किसी भी मोर्चे पे अपने को पीछे ला रही है? चाहे आदिवासी कल्याण की बात हो, चाहे अनुसूचित जाति की वर्ग की बात हो, तमाम महिलाओं की बात हो, तमाम चीजें ऐसे लग रहा है जैसे योजनाओं की बहार आ गई है। तो कहीं ना कहीं आपका मकसद मतदाताओं को रिझाना, लुभाना होता है। और ये रामपथ गमन भी मुझे लगता है कि उसी रणनीति का, राजनीति का एक हिस्सा है। चलिए, शंकरलाल तिवारी साहब बेहतर तरीके से बता पाएंगे। 2018 में एक बेहतर लाभ उस अंचल में हुआ था जिस अंचल की बात इस पथ को लेकर हो रही है, और यही कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं इसके जरिए जो एक पथ है, जो एक रास्ता है विंध्य के लिए, एक चुनाव में विंध्य में बेहतर परफॉर्म करने के लिए, वो इसके जरिए कहीं ना कहीं जाता है। शंकरलाल तिवारी साहब। नहीं, मैं इस बात को नहीं मानता हूँ, पौराणिक जी से क्षमा मांगता हूँ कि रामपथ गमन, अभी ठीक कहा आदरणीय कांग्रेस के प्रवक्ता नायक जी ने कि इन्होंने अपनी याददाश्त के मुताबिक बताया कि 19-20 में रामपथ गमन की बात कमलनाथ जी की पार्टी और उनकी सरकार ने की थी। मैं आपको बता रहा हूँ कि चित्रकूट में हजारों की भीड़ में 9-10 में 8-9-10 के बीच में रामपथ गमन की बात शिवराज सिंह जी सार्वजनिक सभा में इसकी घोषणा कर, शोध को लेकर के काफी लंबे समय तक महात्माओं के बीच में, साहित्यकारों के बीच में, इतिहासकारों के बीच में ये अड़ा रहा। अभी मैंने आपको बताया कि 650 करोड़ रुपए से इसमें अकेले राज्य सरकार भर का काम नहीं है, इसमें केंद्र, जहां कहीं बीच बीच में केंद्र सरकार का भी काम, 650 करोड़ की अयोध्या से लेकर चित्रकूट तक की रामपथ गमन की सड़क बन चुकी है। आप 23 करोड़ की बात कर रहे हैं, और वो 1 लाख का फिगर जो आप कह रहे हैं, मैं आपको कह नहीं रहा हूं, पर इस तरह के फिगर है तो प्रमाण दो। असत्य फिगर आप ले आओ और डिबेट में काम चलाओ, ये ठीक बात है। मैं आपको बता रहा हूं कि सतना से लेकर के और कटनी की रोड तक रामपथ गमन का काम चल रहा है, वो अकेले सैकड़ों करोड़ का है। रेलवे के ऊपर पुलिया बन रही है रेलवे के बगल से, अकेले इस बेल्ट में। इसके अलावा चित्रकूट का काम हुआ है, इसके अलावा आगे भी और काम इधर अमरकंटक तरफ जहाँ गए हैं उधर भी ये सारा काम प्रारंभ हो रहा है। एक साथ नहीं होने वाला, टुकड़े टुकड़े में 50 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, इस ढंग से ये काम चल रहा है। और मैं एक बात कांग्रेस के मित्र से, कांग्रेस पार्टी से जानना चाहता कि क्या आयोग का गठन हुआ है तो आप इसके विरोध में हैं? आप कह रहे हो हमने भी रामपथ गमन बनाना चाहा, हम कह रहे हैं हमने भी बनाना चाहा। बात तो काजी के निकाह कराने से मतलब है ना। अगर हमने आयोग का गठन किया, बड़ा आपको तकलीफ है, देर से कर दिया, चुनाव के समय कर दिया, तो पौराणिक जी से क्षमा मांगते हुए हम कोई रामलीला मंडली थोड़ी चला रहे हैं।
है? हम जनता को आकर्षित करना चाहते हैं, जनता को रिझाना चाहते हैं। जनता जो चाहती है, अगर उस काम को हम कर रहे हैं, उज्जैन में कॉरिडोर बना है, हम कह रहे हैं तलकनपुर में बनाना है, ओरछा में बनाना है, बनारस में बनाया है, राम जन्मभूमि मंदिर बन रहा, पूर्णता की ओर चल रहा है, बन रहा है। और इसलिए 5 वर्ष के लिए हम चुनाव जीतते हैं। ये सच है कि आप ये कह रहे हैं कि ये काम पहले हो जाने चाहिए। प्राथमिकता सरकार में जो बैठे लोग हैं वो तय करें। प्राथमिकताओं में भी क्रियान्वयन बजटीय आधार पर होगा। और इसलिए मैं ही आपसे पूछ रहा हूँ कि 2 लाख का कर्जा 10 दिन में माफ करना था, कहीं नहीं कर दिया था, कहीं नहीं कर दिया था। तब तो लाल हरे पीले पर्चे छपा रहे थे, बेरोजगार नौजवानों को भत्ता देंगे। आज तक एक को दिया हो तो बताओ। हमने तो शिवराज जी ने जो योजना चलाई, चाहे वो कन्यादान योजना हो और चाहे वो लाडली लक्ष्मी, चलिए दूसरा फेज ले। चलिए रोहित जी के पास मैं आ जाता हूँ, रोहित जी से ही जवाब ले लेता हूँ। सेकंड भाई साहब, जी जी मैं समापन कर, जी जी मैं कुल इतना कह रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि कांग्रेस स्पष्ट मुझे करे और कि छोड़ यदि नहीं समझ में आ किसी रहा गति से एक तरफ तो वो ये काम कह रहे बढ़ा हैं है, कि बहुत काम तो हो क्या ये गया है, आयोग गठन का विरोध सत्ता कर और रहे मेयर हैं? के बीच में और चित्रकूट के बीच में बहुत काम चल रहा है, बहुत काम चल रहा है। मुझे एक चीज बताइए, जब ये कैबिनेट से स्वीकृति कल मिली है तो ये बजट कहां से एलोकेट हुआ होगा? ये बजट वही है जो मैं 23 करोड़ रुपए की बात कर रहा हूँ कि जो बजट हमने 19-20 में पहले ही स्वीकृत कर दिया था, उसी पैसे से ये काम कर रहे हैं। जो स्कीम कल इनने अप्रूव करी है उस पर फंडिंग कैसे हो जाती है? अदरवाइज पहले पैसा लगा दिया, स्कीम बाद में अप्रूव करी, ऐसा होता है भले शासकीय रूप से। तो मैं शंकर लाल जी की बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। मुझे जो वो बात कह रहे हैं वो बिल्कुल खुली समझ में आ रही है। दूसरी बात जो मैं ये कहना चाहता हूँ कि 15 माह में जो हम काम कर सकते थे, अगर 18 साल में आप नहीं कर पाए तो हम सवाल तो करेंगे। हम आपसे ये तो पूछेंगे कि आपने 18 वर्ष क्या किया। आपके आराध्य अगर राम है, हमारे आराध्य अगर राम है, हमें क्या दिक्कत होगी? लेकिन आप कम से कम नकल कर रहे हैं तो अकल तो लगाइए उसमें। आप जिस तरीके से ब्राह्मणों की उत्थान की बात कर रहे हैं या इस स्कीम की बात कर रहे हैं, तो कम से कम उस बात पे तो हम अडिग रहे कि किस तरीके से काम हो रहा है। एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि हमने इतना काम कर दिया, इतना काम, वो स्वीकृति कल मिली है। तो ये जो बात हो रही है, ये कहीं से कहीं तक भी इसमें कोई और छोर मुझे समझ में नहीं आया, लॉजिकल नहीं लगी मुझे ये बात बिल्कुल। और जहां तक हम आगे की विकास कार्यों की बात कर रहे हैं, तो आप ये बताइए कि जो फंड एलोकेट किया, एक तरफ तो अभी शंकर लाल जी कह रहे थे कि ना उसमें कोई फंड से रिलेटेड कोई समस्या थी, केवल पथगमन से रिलेटेड ये समस्या थी कि हमारे शास्त्रों में कहां से वो निकले हैं उन स्थानों को चिन्हित करने में दिक्कत आ रही थी। लेकिन जो मैंने आपको न्यूज़पेपर कटिंग दिखाई जिसमें 20-21 के बजट के आवंटन से संबंधित मैंने आपको कटिंग दिखाई, उसमें भाजपा ने स्वयं माना है और उत्तर दिया है ये पटल पे विधानसभा के कि हमने 1,33,000 रुपए दिए हैं कुल स्कीम के लिए। तो आप बताइए कहाँ 1,200 करोड़ रुपए और 1,33,000 रुपए इनने स्वीकृत किए। 1,33,000 रुपए में क्या राम पथगमन बनेगा? क्या उसका विकास कार्य होगा? तो ये जो बातें हैं, ये मुझे लगता नहीं कि ये खुद ही तथ्यों को जानते हैं। इनको पता है ये बिल्कुल तथ्यों की बात हो रही है और कहीं ना कहीं इन तथ्यों को हम चुनाव से भी जोड़ते हैं। संदीप पौराणिक जी हमारे साथ में हैं। संदीप जी, जिस तरह से फिर घूम फिर कर बात वही आती है जिस तरह से आपने भी जिक्र किया, अगर हम फिर राम वन पथ गमन की बात करें, इसके अलावा आपने ओरछा का भी जिक्र किया, सलकनपुर की बात की जाए, उज्जैन का कॉरिडोर बना है, और आज की हम बात करें तो सीएम शिवराज सिंह चौहान जिस तरह से ओंकारेश्वर में थे, फिर बात वहीं आ जाती है कि जिस तरह का चुनाव इस बार 23 का है, तमाम सारे फैक्टर हैं। और आपने भी कहा कि धर्म और आस्था के सहारे कहीं ना कहीं उसमें हिंदुत्व, सॉफ्ट हिंदुत्व की भी बात आ जाती है। देखिए राजेश जी, आप ये मान के चलिए कि तमाम वर्गों में आप बांट लीजिए। एक आपने आधी आबादी कर दी महिलाओं की, लाडली बहना योजना, लाडली लक्ष्मी योजना आपकी हो गई। दूसरी तरफ आप आदिवासियों के कल्याण की बात कर रहे हैं। अब एक वर्ग ऐसा होता है जो आस्था पर चलता है। मैं ये नहीं कहता कि सारे लोग धर्म और आस्था के आधार पर वोट देते हैं, लेकिन 1% है, कुछ प्रतिशत लोग हैं ऐसे जो वोट धर्म और आस्था के आधार पर देते हैं। उन्हें ये लगता है कि ये सरकार धर्म के लिए काम कर रही, राम के लिए काम कर रही। जब मतदाताओं को ये नजर आता है तो कुछ प्रतिशत वोट जो आपको लगता है कि ये खिसक सकता है हमसे, तो उसे रोके रखने के लिए आपको प्रयास करने पड़ते हैं। तो मुझे लगता है कि जो आस्था के आधार पर
जो वोट दे सकते हैं लोग, उनको अपनी तरफ रिझाने के लिए ये कवायद चल रही है। और आने वाले समय में और भी कई मामले ऐसे आ सकते हैं जो हमें ऐसा लगेगा कि ये धर्म के आधार पर राजनीति आगे बढ़ रही है। चलिए संदीप जी, काफी अहम बात कर रहे हैं। इसी कोट के साथ हम अपनी चर्चा को समाप्त करेंगे कि चुनावी साल है, जाहिर सी बात है। शुक्रिया तीनों मेहमानों का, धन्यवाद करूंगा। तो इसी बात के साथ में कि चुनावी वर्ष है और चुनावी वर्ष में धर्म और आस्था और इसके जरिए कहीं ना कहीं जो वोटर है, जो मतदाता है, उसको भी रिझाने की कोशिश। लेकिन जिस तरह से सरकार का फैसला है कि राम वन पथगमन का जिस तरह से निर्माण होगा, तमाम तरह का इसका विकास होगा, पर्यटन के रूप में इसको विकसित किया जाएगा और जो धर्म प्रेमी हैं, जो पर्यटक हैं, कहीं ना कहीं इसका लाभ, इसका दर्शन वो ले सकेंगे। तो एक तरफ सियासत और राजनीति अलग बात है, लेकिन दूसरी तरफ धर्म और आस्था से जो जुड़ी चीज़ें हैं वो इसके दर्शन, इसके चित्र हमें देखने को मिलेंगे। IND एनालिसिस में बस इतना ही। IND 24 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।